नहीं। कैसे हो सभी? बढ़िया? पक्का? लग नहीं रहे हो बढ़िया हैं? सुबह भी क्लास लगती है क्या? तो फिर क्यों मरे मरे से बैठे हो? अभी घर से आए हो और मरे मरे से बैठे हो। एकदम चुस्त और तंदुरुस्त रहो। हम सुबह 7 बजे से क्लास से ले रहे हैं, शाम को 8 बजे क्लास लास्ट है। तो भी अब मैं कल अगर रणमल को बड़े उदास से पढ़ाता तो तुम्हें मजा आता क्या? तो फिर तो पढ़ने के लिए वो भाव रखो भाई लोगों। कैसे ये से मामला चलेगा? और बताओ कैसे हो सभी? संडे के रण क्षेत्र के लिए तैयार हो? पक्का ना? और साथ में लेकर आ रहे हो ना अपने फ्रेंड लोगों को? हाँ, किसी और को मत लेके आ जाना कि सर ने कहा था कि लेकर आना। हाँ बिल्कुल 100%। और ला सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक दिन बोल देना कि आज चाला जोड़ाई था, हिस्ट्री पढ़ा है ना। चलो अब आवाज नहीं, पहले बोल रहा हूं 50 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। छोटी कहाँ गई? छोटी सुन लेना। कितने? 50 क्वेश्चंस। और टॉप करना है, ध्यान रखना, टॉप 20 में आना है। सुन लिया? कोई बात नहीं, मॉडर्न के सवाल ज़्यादा है, मॉडर्न हो गया तो फिर कहाँ दिक्कत है। ओके, ध्यान रखें इस बात को। और वो पालीवाल कमरा सुन लेना, टॉप 20 में 3-4 जो स्टूडेंट है तुम्हारे भोगने नहीं दिखे, वो पीछे बैठा जो, तू भी सुन लेना। अगर तुम्हारे भोगने वहाँ पर नहीं दिखा ना तो ध्यान रखना, टूपा दे दूंगा फिर अगले ही दिन यहाँ पे। ओके, तुम भी दोगे क्या? सर टेस्ट तो देंगे, अब भगवान जाने रैंक कौन सी आएगी। टेंशन मत लो, अगर आपने पढ़ाई की है तो रैंक भी अच्छी आएगी। समझ में आया ना? अरे आया ना? आओगे? पक्का? वचन देते हो? प्रॉमिस करते हो? आज वाला प्रॉमिस तो नहीं है ना? ऐसे नहीं कि वचन जाए तो जाए, प्राण नहीं जाए। झूठे तो नहीं हो? ओके। मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, मैं क्या करूं? डूब मर। अगर इस उम्र में भी तेरे कोई नहीं है फ्रेंड तो फिर तो देखो, एक बात ध्यान रखना, जिस उम्र में जो काम शोभा देते हैं उस उम्र में कर लिया करो। फिर बुढ़ापे में ऐसे काम करोगे लोग हंसेंगे क्या? अब आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकता मैं। चलो चलो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आ रहे हो? ये नजदीकी जो होंगे वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलो लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से, क्या पढ़ा? विजय स्तंभ के आगे कुछ समझाया था ना मैंने? सुन लो, रजिस्ट्रेशन जिनका हो जाए वो तो रजिस्ट्रेशन कर देना, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो वो अपना आधार कार्ड, क्या सॉरी बोर्ड थोड़ी देना है, वो कौन सा ये कार्ड बोलते रहे, आईडी कार्ड ही है। हाँ, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड उत्कर्ष वाला जरूर लेकर आना। ओके, अरे कंप्लीट ना? हाँ, और 7 अप्रैल ने मन भारी मतों वोट देर विजयी बनाई जो। ओके चलो, चलो ये स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट बताओ, समझाया कहां तक था मैंने? जल्दी से बता दो। भारमली, भारमली तो कल बता दिया था ना। अरे एक बता दो कोई। कुंभा को चुंडा को मेवाड़ बुलाया, यही बताया था। यार इधर आ सेना नायक।
चलिए, सस्पेंस पे रोक दी थी आपने स्टोरी, आगे टू बी कंटिन्यू। ओके सर, ऑफलाइन वालों से एक बार पूछो, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज की क्लास लग गई क्या? एक बोलो। लैंग्वेज एक ही है। फर्स्ट लेवल में भाई कह रहा लैंग्वेज एक ही है, इंग्लिश है ही नहीं। और वैसे भी इंग्लिश हम राजस्थानियों के बस की बात नहीं है। चलो सर, क्वेश्चंस हमें भी पीडीएफ में भेज देना प्लीज। नो, क्वेश्चंस तो कहाँ मिलेंगे आपको? वहीं रण क्षेत्र में मिलेंगे। अब देखते हैं उन क्वेश्चंसों का कौन कितना गला घोटता है या किसका गला घुटता है। समझ में आया ना? चलिए अब स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। सुनो और समझो अच्छे से क्या होगा और क्या नहीं होगा। स्टूडेंट, इसको हटा दो। मैंने आपको बताया था कि चुंडा को, किसको? चुंडा को वापस बुलाया गया, और चुंडा जब वापस आया तो चुंडा और महपा पवार ने मिलकर और कुंभा से मिलकर पूरी बात जानी। और फिर चुंडा ने बुलाया किसको? भारमली को। भारमली से भी वास्तविकता जानी। तो भारमली को यह भी पूछा गया कि भारमली ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है रणमल राठौड़ के साथ मिलकर। तब भारमली ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मेवाड़ पर जब संकट के बादल मंडराते हैं तो यहाँ पर क्षत्रियों ने तो अपना बलिदान दिया ही दिया। हर एक क्षत्राणी और हर एक महिला अपने साम्राज्य को बचाने के लिए बलिदान दे सकती है। ठीक उसी प्रकार मेरे लिए मेरा साम्राज्य सर्वोपरि है। मैं ऐसे प्रेम को त्यागती हूँ जो प्रेम मेरे साम्राज्य के लिए कलंकित बन जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक त्याग और बलिदान था किसका? भारमली का। ये भी ध्यान रखें। तो बिल्कुल चुंडा ने कहा कि भारमली आप जाओ, अब हम षड्यंत्र रचते। तब भारमली ने ही कहा था कि रणमल वो योद्धा नहीं जिसको रण क्षेत्र में सीधा मारा जा सके। रणमल राठौड़ को मारने के लिए तुम्हें योजना बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कहूं वैसे करो। तो क्या करना है? तो भारमली ने महपा पवार को कहा 1500 रुपए मेरे फोन पे करो। कितने रुपए? बोलो। 1500 रुपए फोन पे करो। तो महपा पवार ने कहा कि क्यों? तो कहा हर बात का जवाब नहीं होता। तो चुंडा जी ने महपा को कहा 1500 नहीं 10,000 करो। अब 10,000 फोन पे हुए। जल्दी से बताओ किसके? भारमली। ये तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सुनो और समझो। तो स्टूडेंट बिल्कुल फोन पे हुए। अब आपको पता है भारमली 15,000 10,000 रुपए लेकर कहाँ गई? सौंदर्य प्रसाधन केंद्र। कहाँ गई? हाँ, सौंदर्य प्रसाधन केंद्र, जिसको आज इंग्लिश में तुम कहते हो हाँ ब्यूटी पार्लर, जहाँ पर भोली भाली जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। अगर सरकार लोकसभा या संसद के अंदर, मैं तो कहूँ नेताओं को सबसे पहले प्रस्ताव लाना चाहिए कि ये जितने भी सौंदर्य प्रसाधन केंद्र है इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम भोली भाली जिंदगियों का खिलवाड़ वही होता है। वहां पर जंग रोधक दीवारों को भी बिल्कुल एकदम हाँ सही है। वो बात वो है कि एक बंदे की शादी हो रही थी, और जब शादी हो रही थी स्टेज पर चढ़ा हुआ था तो अपनी मोहतरमा को देखकर बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था, बड़ा खुश था। और सुबह जब उठा तो रो रहा था। तो उसे पूछा गया क्या हुआ? कि शाम जब देखा तो लग रही थी नूर की तरह। शाम जब देखा तो लग रही थी, सुबह जब देखा तो वही लग रही थी हूर की तरह।
समझ में आया ना? तो ये डिपार्टमेंट बड़े खतरनाक होते हैं। तो छोरो, मैं भी तुम्हें यही कहूँगा कि शादी करनी है तो आप गर्मियों में करो, ऐसे इन दिनों में हाय गर्मी, इन दिनों में इन डिपार्टमेंट का वर्चस्व थोड़ा कम हो जाता। क्यों? रीजन सुनो। शादी के पहले जाते हैं और फिर आते हैं तो आधी तो एक गर्मी, और उसके बाद चौरियों के अंदर वो धुआं, डबल गर्मी। और डबल गर्मी के दौरान क्या पता तुम्हारी किस्मत तेज और तुम्हें वास्तविकता से पता चल जाए। गर्मी होगी तो रुमाल लेंगे और रुमाल लेकर यूं रगड़ेंगे तो तुम्हें वास्तविकता पता चल जाएगी, और क्या पता तुम्हारी जिंदगी बच जाए। समझ में आया ना? तो सुनो और समझो। सुनो, बारमली सौंदर्य प्रसाधन केंद्र गई, बढ़िया अच्छे से तैयार हुई और तैयार होकर मैसेज भेजा रणमल राठौड़ को, आज शाम को हम आपका इंतजार करेंगे। कितने बजे? नहीं, 7:30 बजे। हर बार क्या 8 बजे? अपना टाइम क्यों बता रहे हो? कितने बजे? 7:30 बजे। तो बिल्कुल स्टूडेंट। अब भारमली ने बुलाया आपने, ये पूरा क्या है? एक षड्यंत्र। यही तो बात है, सुनते रहो। अब भारमली ने बिल्कुल स्टूडेंट रणमल राठौड़ को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया। रणमल राठौड़ 7 बजे ही पहुंच गए, 7:30 होने ही नहीं दी। 7 बजे ही पहुंच गए, और 7 बजे पहुंचे, आए घर के बाहर और क्या खटखटाने लगे? बोलो। दरवाजा खटखटाने लगे, तब अंदर से आवाज आई, कुंडी न खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। समझ में आया ना? तो बिल्कुल रणमल राठौड़ गए, क्या खोला? दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो आगे वो भारमली कहाँ जाकर आई थी बताओ? हाँ, तो वो पता नहीं यूं यूं कैसे खड़े थे। रणमल ने देखा तो कहा अच्छा। हाँ, रणमल ने देखा तो बिल्कुल भारमली बड़ी सौंदर्यवान थी। तो वो रणमल जी ने कहा अच्छा, आज हमें मिलने के लिए बुलाया। तो भारमली ने कहा बिल्कुल बैठिए। और भारमली ने रणमल राठौड़ के लिए शराब का एक पैक बनाया, और उसी शराब के अंदर मौका देखकर क्या मिला दिया? जहर मिला दिया। क्या मिला दिया? और पिलाया किसको? रणमल को। अब आपको पता है स्टूडेंट, एक तो ऊपर से नशा, और नशे के अंदर और क्या? जहर। तो जहर तो शरीर में जाते ही असर करेगा कि नहीं करेगा? अब असर करने लगा तो रणमल राठौड़ को चक्कर आने लगी। क्या आने लगी? चक्कर आने लगी। तो रणमल राठौड़ वहीं पर एक खटिया पड़ी थी, चारपाई पड़ी थी, उस चारपाई पर जाकर चक्कर आ रही थी, तो वो जाकर लेट गए। लेट गए तो भारमली ने मौका देखकर रणमल का जो शापा था, क्या था? उस शापे से रणमल राठौड़ के दोनों हाथ बांध दिए। क्या बांध दिए? और दौड़कर बाहर गई। बाहर खड़े थे महपा, पंवार और चूंडा और उनके सैनिक। आए और सीधा कक्ष में आए तो ज्यों ही, अब देखना रणमल की ताकत। रणमल को देखो, एक तो नशा हो रखा और एक ऊपर से शराब, और दूसरी तरफ से जहर भी असर कर रहा। पर जब दरवाजा खुला और भीतर सैनिक आए तो रणमल राठौड़ उस चारपाई सहित खड़ा हो गया, और उसी चारपाई से उन सैनिकों को मारने लगा, तलवार लेकर लड़ने लगा। पर वो जहर जो था शरीर में असर करता जा रहा था, अगले सैनिक हावी हो गए, और रणमल राठौड़ वहीं पर 1438 में मारे गए। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, जब रणमल राठौड़ मर रहे थे तब वहां पर खड़ा था कौन? महपा पंवार। महपा पंवार, महपा पंवार बड़ा मुस्कुरा रहा था। तब रणमल राठौड़ ने कहा कि महपा, उस दिन पहाड़ियों से तू औरत के कपड़े पहनकर भाग गया, वरना आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। महपा पंवार ने कहा गलत, रणमल गलत, तुम्हें वास्तविकता पता
है ही नहीं। तो रणमल ने कहा कैसी वास्तविकता? कहा कि मैं एक स्त्री के आड़ में मैंने अपनी तो जान बचा ली और एक स्त्री के आड़ में ही मैंने तेरे प्राण ले लिए। पारमली के आड़ में, समझ में आया ना? और एक उस स्त्री के आड़ में अपने प्राण बचाए कि नहीं बचाए? तो रणमल ने कहा समझा नहीं। कहा जिस दिन तू पहाड़ी क्षेत्र में आया था भीलों को अपनी तरफ मिलाकर और दरवाजे के कक्ष पर दरवाजा खटखटा रहा था, तब रणमल ने कहा तभी तो कह रहा हूं तू पहले ही भाग गया। कहा नहीं रणमल नहीं, मैं उस समय उसी कक्ष में था और तूने उस महिला की बात का भरोसा कर लिया। मैं उसी महिला की आड़ में बच गया और आज वापस उसी महिला की, दूसरी महिला की आड़ में मैंने तुझे मरवा दिया। तब रणमल राठौड़ ने कहा यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने उस दिन उस महिला की बात को मान लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो और समझो। जब रणमल राठौड़ की मृत्यु हो रही थी तो रणमल राठौड़ के कुछ एक सैनिक यहां से अपनी जान बचाकर भाग गए। कुछ एक सैनिक भाग गए। अब राठौड़ सैनिकों को पता चल गया था। राठौड़ सैनिकों को क्या पता चल गया था? अब सुनो और समझो अच्छे से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो स्टूडेंट, बिल्कुल पता चल गया राठौड़ों को कि रणमल तो मारे ही गए हैं। और उस समय रणमल का पुत्र आया हुआ था कहाँ? मेवाड़। कहाँ आया हुआ था? मेवाड़। और पुत्र का नाम राव जोधा। कौन था? अब राव जोधा महलों में थे। राठौड़ों को पता था कि रणमल मारे जाने वाले, पर हमें कुंवर जोधा को यहाँ से बचाकर मारवाड़ लेकर जाना है, वरना मेवाड़ी सेना इनको भी मौत के घाट उतार देगी। तो सुनो और समझो आगे क्या होता है क्या नहीं होता। अब राठौड़ सैनिकों ने कहा कि यहां से हम महल पहुंचेंगे तो महल जाएंगे तब तक देरी हो जाएगी। तो कहा कुंवर तक संदेश कैसे भेजे? तो आपको पता है, आप आज जोधपुर के अंदर रह रहे हो तो रात्रि के समय आपने देखा होगा कि रात्रि के समय आप अपने हॉस्टल में या रूम में रहते हो तो रात को 1-2 बजे पीपाड़ी की आवाज आती है, लकड़ी की आवाज आती है ना? हाँ, वो कौन है? वो पहरेदार है, सिक्योरिटी है जो पहरा लगाते हैं। सही एक नहीं है? डरना मत कभी भी। वो पीपाड़ी बोले जोर से लट बोले, डरना मत। वो क्या लगाता है? पहरा लगाते हैं। तो सुनो और समझो। ऐसे ही पहले राजा महाराजाओं के समय पहरा लगाया जाता था और वो जो पहरा लगाते थे वो जोर से रात को बोला करते थे जागते रहो, जागते रहो। तो उसे डाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो राठौड़ सरदारों को एक डाम मिला तो उस डाम को कहा गया, कहा कि डाम तू पहाड़ी पर चढ़ और महलों की तरफ जोर से आवाज लगा और कुंवर जोधा को संदेश दे कि उसके पिता रणमल राठौड़ मारे गए हैं या मरने वाले हैं और तू जल्दी से यहाँ से भागकर कहाँ चला जा? मारवाड़ चला जा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल उस डाम को कहा तो डाम ने पहाड़ी पर चढ़कर महलों की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाया कि जोधा भाग सके तो भाग। क्या कहा? जोर से बोलो। थारो रणमल मारियो जाए। क्या कहा? तो जब ये संदेश बिल्कुल महलों की तरफ जोर जोर से बोला तो महल में जो राठौड़ थे उनको बात पता चली। उन्होंने जाकर कुंवर जोधा को कहा तो कुंवर जोधा यहाँ से 200 सैनिक लेकर 9-2-11 पर पीछे पीछे भागे। कौन? चुंडा। कौन? चुंडा मारवाड़ के मंडोर आए। किसके पीछे? जोधा के पीछे। और मंडोर की चारों तरफ से घेराबंदी की तो जोधा की स्थिति बड़ी नाजुक हुई। जोधा मंडोर छोड़कर यहाँ से 9-2-11 बीकानेर चले गए, काहुनी गांव में। कौन से गांव में? बोलो। और मंडोर पर अधिकार हो गया किसका? चुंडा का। किसका?
बोलो। फिर 15 वर्षों तक संघर्ष करेगा राव जोधा और फिर जैसे तैसे करके जीतेगा कौन से डोर को। तब ये बात पता चलेगी कुंभा को। किसको? तब कुंभा कहेगा सेना का पड़ा उठाओ, हम जोधा पर क्या करेंगे? आक्रमण। तब बीच में आएगी हंसाबाई। कौन सी बाई? अब हंसाबाई का भाई कौन, जल्दी से बताओ। और रणमल का पुत्र कौन? तो बताओ, भाई का पुत्र भतीजा और पापा की बहन क्या लगेगी? तो जोधा के लिए हंसाबाई क्या लगी? और कुंभा के लगती थी दादी। क्या लगती थी? तो हंसाबाई ने अपने पोते को भी समझाया और अपने भतीजे को भी समझाया और कहा दोनों लड़ो मत, दोनों के बीच में मैं करवा देती हूँ संधि। क्या करवा देती हूँ? बोलो। तो कुंभा ने कहा ठीक है संधि करवा दो। तो संधि जो करवाई गई वो कहाँ करवाई गई? सोजत। इधर से आए जल्दी से बताओ कौन? और इधर से आए कौन? और ये संधि करवा कौन रही है? कौन से जत में? और इसी संधि के तहत कितने साम्राज्यों की सीमा का निर्धारण हुआ? एक मारवाड़ और एक, अब सुनो और समझो, मारवाड़ यानी सोजत के इस तरफ हंसाबाई ने कहा कि सोजत के इस तरफ बबूल के ही बबूल के पेड़ है। किसके? जिसको राजस्थानी भाषा में कहते हैं बावड़िया। क्या कहते हैं? तो कहा जिधर बबूल बावड़िया के पेड़ है वो कहलाएगा बावड़। क्या कहलाएगा? और ये साम्राज्य सीमा होगी किसकी? मारवाड़ की। और इधर सोजत के इस तरफ खूब सारे पेड़ है किसके? आंवला के। तो ये कहलाएगा आंवड़। क्या कहलाएगा? और ये साम्राज्य सीमा होगी किसकी? तो देखो निर्धारण केंद्र कौन सा बन रहा है। तो बताओ कितने साम्राज्य सीमाओं का निर्धारण हुआ? किसने किया निर्धारण केंद्र? ये संधि कब हुई और किसके बेस पर हुई? आंवड़ बावड़ के बेस पर। इसीलिए इसको कहा गया आंवड़ बावड़ की संधि। बोलो कौन सी संधि? किसने करवाई थी? इसके तहत कुंभा और जोधा के बीच में जो संघर्ष चल रहा था वो क्या हो गया? अरे बोलो मरो, क्या हो गया? समाप्त हो गया। तब राव जोधा ने यहाँ पर देखा कुंभा की तरफ, तो कुंभा यूँ थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा देख रहा था। तो जोधा ने हंसाबाई को कहा कि बुआ का क्या कि थारू पोतो टेढ़ो टेढ़ो देखे बने। तो हंसाबाई ने कहा अब क्या करना? कहा एक काम और कर दे। कहा क्या? कहा कि मेरी एक पुत्री है श्रृंगार कंवरी। कौन सी कंवरी? श्रृंगार कंवरी। कौन सी कंवरी? श्रृंगार कंवरी। और कुंभा का पुत्र है राईमल। कौन सा मल? मैं अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहता हूं किसके साथ? अगर ये बात मान लेता है कौन? बोलो कुंभा। तो मैं समझूंगा कि हम दोनों के बीच में संघर्ष क्या हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिख ले जल्दी से, छापो। हेडिंग डालो नंबर 3 और नंबर 3 में लिखो, नंबर 3 में लिखो रणमल राठौड़ की प्रेमिका का नाम। लिखो जल्दी से, क्या लिखा? रणमल राठौड़ की प्रेमिका का नाम क्या था? हाँ तो लिखो, छोरो सही लिखना, कहीं अपनी प्रेमिका का मत ठोक देना। हाँ रणमल राठौड़ की पूछ रहा है ये। लिखो रणमल राठौड़ की प्रेमिका का नाम कौन सी मली था? हाँ भारमली था। लिख लिया? ओके। लिखो कुंभा के कहने पर, कुंभा के कहने पर भारमली ने
कुंभा के कहने पर भारमली ने 1438 में 1438 में किसको? रणमल राठौड़ की हत्या नहीं की, रणमल राठौड़ को विष दे दिया। रणमल राठौड़ को विष दे दिया। इस कारण रणमल राठौड़ की मृत्यु हुई। लिख लिया? लिखो, रणमल की मृत्यु के समय इनका पुत्र राव जोधा कहाँ था? राव जोधा कहाँ था? मेवाड़ में था। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब सुनो, देखो राव जोधा कहाँ गया, किधर गया, वो सब कहाँ पढ़ेंगे हम, बताओ? मारवाड़ में। यहाँ पर तो सिर्फ मेवाड़ की बातें लिखेंगे। बताओ अब राव जोधा और कुंभा के बीच में कौन सी संधि होगी? हेडिंग डाल दो बढ़िया, आवड़ बावड़ की संधि 1453 1453 1453 लिख लिया स्टूडेंट? अब लिखो, पहले ये बताओ ये संधि किसने करवाई, किन किन के मध्य करवाई? तो लिखो पहला ही पॉइंट, यह संधि हंसाबाई ने नयन वहां क्या कर रहा है? चैट कर रहा है। तो ये ठीकरा हाथ में क्यों है कि वीडियो कॉल करके बता रहा है कि देख ले बाप सोगन पढ़ू हूं, या प्रताड़ित है? क्या पता आगे से कह रहे होंगे नहीं बताओ कहां हो, भरोसा नहीं है। आगे मर। हाँ ये देख बेटे ने काट दिया। अब किसका था? कोई और तो नहीं है। आगे बढ़ो। आवड़ बावड़ की संधि, यह संधि हंसाबाई ने मारवाड़ के राव जोधा व मेवाड़ के राणा कुंभा के मध्य करवाई। मेवाड़ के राणा कुंभा के मध्य करवाई। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, बताओ निर्धारण केंद्र कौन सा था? लिखो निर्धारण बिंदु या निर्धारण केंद्र लिख दो। निर्धारण केंद्र सोजत। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, बताओ इस संधि के तहत कितने साम्राज्यों की सीमाओं का निर्धारण हुआ? मारवाड़ और। तो लिखो इस संधि के तहत मारवाड़
मारवाड़ व मेवाड़ की साम्राज्य सीमा का, इस संधि के तहत मारवाड़ व मेवाड़ की साम्राज्य सीमा का निर्धारण किया गया। मेवाड़ व मारवाड़ की साम्राज्य सीमा का निर्धारण किया गया। लिख लिया। अब बताओ जल्दी से, राउ जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह किया, कौन सी दे? श्रृंगार दे। किसके साथ किया? कुंभक के पुत्र। तो लिखो, इस संधि के तहत, इस संधि के तहत कुंभक के पुत्र राईमल ने, इस संधि के तहत कुंभक के पुत्र राईमल ने राईमल के साथ, राईमल के साथ राउ जोधा ने अपनी पुत्री, राउ जोधा ने अपनी पुत्री कौन सी दे? श्रृंगार दे का विवाह किया। श्रृंगार दे का विवाह किया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ओके, ये हो गया स्टूडेंट आपके कौन सी संधि? आवड़ बावड़ की संधि। कितनी समस्याओं का समाधान हो गया? बोलो, 3 समस्याओं का हो गया। अब सुनो और समझो इसके बाद क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट अच्छे से समझ लेना और देख लेना। स्टूडेंट, नागौर, कौन सा गौर? अब सुनो, नागौर में शासक था कौन सा खां? बोलो, फिरोज खां। और फिरोज खां का पुत्र था शमस खां। बोलो, कौन था? तो मैं अगर आपको पूछूं कि फिरोज खां के बाद शासक कौन बनना चाहिए, पर हुआ क्या था, फिरोज खां की मृत्यु के बाद अधिकार कर लिया, इसी के परिवार में था कोई मुजाहिद खां। कौन था? बोलो। बाद में इसी शमस खां ने सहायता मांगी, बताओ किससे? कुंभा से। तो कुंभा ने सोचा क्या पता शमस खां और मुजाहिद खां कल मिलकर एक हो जाए, तो इसलिए कुंभा ने शमस खां को कहा, वचन देता हूं तुझे मैं नागौर का क्या बनाऊंगा? शासक बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। तो कहा क्या शर्त है? कहा कि जब मैं तुझे नागौर का राजा बनाऊं तो नागौर दुर्ग की क्या है? बुर्ज है। क्या है? बुर्ज है। इन बुर्जों को तू क्या करवाएगा? बोलो, ध्वस्त करवाएगा। नागौर दुर्ग की बुर्जों को ध्वस्त करवाएगा। दूसरी बात, नागौर दुर्ग के चारों तरफ खोदी हुई है क्या? खाई। इस खाई को भी रेत से बुरवाएगा। तो शमस खां ने कहा मुझे शर्त मंजूर है। अब बताओ, कुंभा ने आक्रमण किया किस पर? और मुजाहिद खां को पराजित करके राजा बनाया किसको? बोलो, बोलो, शमस खां को। अब शमस खां ने कहा कुंभा, ये तुम्हारा उपकार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। कुंभा ने वहां रहकर बिल्कुल खाई बुरवाई, बुर्जे वगैरह क्या करवाई? ध्वस्त करवाई। और आ गए वापस वाड़ ही वाड़। थोड़े दिनों तक तो इसने शर्त का पालन किया। किसने? और थोड़े दिनों बाद कहने लगा शमस का कौन है? कुंभा फुम्बा। वापस नागौर दुर्ग में बनाओ बुर्जे और चारों तरफ क्या खुदवाओ? खाई। अगर कुंभा आएंगे तो हम उनका सामना करेंगे। तो सुनो, जब शर्त का उल्लंघन किया किसने? तो सेना लेकर रवाना हुए कौन? तो ये बात पता चली किसको? तो शमस खां ने संदेश भेजा रात ही रात। गुजरात में शासक था, बताओ कौन? कुतुबुद्दीन शाह। कौन था? अरे बोलो, कुतुबुद्दीन शाह था। कुतुबुद्दीन शाह को संदेश भेजा कि कुतुबुद्दीन शाह हमें तुम्हारी सैनिक सहायता चाहिए। कुतुबुद्दीन शाह ने कहा हम तुम्हारी सैनिक सहायता क्यों करें, आप हमारे लगते क्या हो। अब शमस खां की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। शमस खां ने कुतुबुद्दीन शाह को कहा हमारी एक अति सुंदर पुत्री है, उस पुत्री का विवाह आपके साथ तय करते हैं। तो कुतुबुद्दीन शाह ने कहा धोख दो, अब आप हमारे ससुर जी हो,
हम आपको सहायता है तो कितने सेनानायक भेज रहे हैं? 2, और साथ में विशाल सेना भेज रहे हैं। तो अब बताओ, गुजरात की सेना आई किसकी सहायता है तो इधर से सेना लेकर गए कौन, और दे धमादम फोड़ा किसको, और दे धमादम फोड़ा किसकी सेना को? अनलिमिटेड दोनों की संयुक्त सेना के क्या पड़े? जूते। अब नाराज हो गए कुंभा, किससे? नागौर से। गुस्सा आया कुंभा को, और कुंभा ने जो जो बुर्जों का निर्माण करवाया समस्का ने, उन सबको ध्वस्त करवाया। रेत जो खाई जो थी उसको वापस रेत से बुरवाया, बंद, मतलब रेत डलवा दी। और उसके बाद कुंभा ने आदेश दिया कि हम संपूर्ण नागौर को चारागाह घोषित करते हैं, यहाँ चरेगी तो सिर्फ हमारी गाय। तो नागौर को गौशाला घोषित कर दिया किसने? हाँ, क्या कौन है नागौर के? हाथ खड़े करना, तो पूरे हाथ खड़े करो तो। हाँ, बहुत बढ़िया, गौशाला क्षेत्र से हो तो इस बात को ध्यान। तो इसमें क्या हो गया भाई? गौशाला क्या गलत है क्या? और आज याद करो, नागौर में गौशाला, भाई गायों के लिए ही नागौर तो जाना जाता है। वीर तेजा जी का स्थान खरनाल कहाँ है, और बोस कहाँ के है? सही है। एक बात से बंदा पूरे भारत लेवल तक फेमस हो गया, इन धको देर। समझ में आया ना? अरे आया ना? लिखो मरो जल्दी से। ओ, लिखो जल्दी से, आवाज नहीं। लिखो, नागौर के फिरोज खां की मृत्यु के बाद नागौर के फिरोज खां की मृत्यु के बाद मुजाहिद खां कौन सा खां? मुजाहिद खां ने नागौर पर अधिकार किया। मुजाहिद खां ने अधिकार किया। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, लिखो फिरोज खां के पुत्र समस खां ने, फिरोज खां के पुत्र समस खां ने किससे सहायता मांगी? कुंभा से सहायता मांगी। कुंभा से सहायता मांगी। कुंभा ने शर्त सहित शमस खां को नागौर का शासक बनाया। नागौर का क्या बनाया? शासक बनाया। लिख लिया? लिखो, शमस खां ने कुछ दिनों बाद, शमस खां ने कुछ दिनों बाद शमस खां ने कुछ दिनों बाद इस शर्त का उल्लंघन किया। कुछ दिनों बाद इस शर्त का क्या किया? उल्लंघन किया। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, उल्लंघन किया। लिखो, उल्लंघन किया तथा
सीधा लिखो, गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह ने सैनिक सहायता की। गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह ने सैनिक सहायता की। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो डबल स्टार और नोट लगाकर, कुंभा ने गुजरात व नागौर की संयुक्त सेना को, कुंभा ने गुजरात व नागौर की संयुक्त सेना को, संयुक्त सेना को क्या किया? पराजित किया। लिख लिया? लिख लिया ना? पराजित किया तथा एक पॉइंट लिख दो, पराजित किया तथा संपूर्ण नागौर को, संपूर्ण नागौर को क्या घोषित किया? चारागाह घोषित किया। संपूर्ण नागौर को चारागाह घोषित किया। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो स्टूडेंट, चंपानेर की संधि। कौन से नेर की? चंपानेर की संधि। आप में से मुझे कोई बताएगा चंपानेर की संधि कब हुई थी? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्ल्स में से चंपानेर की संधि 1456 किन किन के बीच में हुई? जूते पड़ेंगे, तुझे आ रहा है पर तूने सीधा मना कर दिया, नहीं पता? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुम दोनों अच्छे से, तू भी छोरी बढ़िया पढ़ाई कर रही है, और पढ़ाई कर, और टॉप लेवल की पढ़ाई कर, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। एक बात कान खोल के सुन लेना, जो मेरी नज़रों में मुझे लगेगा कि भाई हाँ ये होशियार है, पढ़ाई कर रहा है, तो मैं बिल्कुल उनको हमेशा मोटिवेट करूँगा। और जो पिछले वाले पढ़ ही नहीं रहे, मर रहे, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका लेवल बढ़ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? तो आप भी स्टूडेंट, जब भी सवाल पूछा जाए, अगर आपको आता है तो बिल्कुल हाथ खड़ा करो। समझ में आया कि नहीं आया? कौन बताएगा किन किन के बीच में संधि हुई है? 2 हाथ खड़े हैं। और कोई? बस पिछले वाले तो मस्त है, बता। कुंभा और महमूद शाह। ये महमूद शाह कौन है? रंगीला? बैठो। और कोई? मालवा और गुजरात के थे कौन? महमूद शाह। अब सही बोला है, महमूद खिलजी और गुजरात के, इधर मर, इधर आ, दुष्टी कहीं का। किसने लिखा है मुजफ्फर शाह? बता पहले। अरे कमीन, गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह। सर ये भी शाह और वो भी शाह। अब मेरे से कुतुबुद्दीन शाह तो बोला गई नहीं गया, तो मैंने मुजफ्फर शाह ठोक दिया। दुष्टी कहीं के। सुन लो, देखो, नागौर के युद्ध में गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह की सेना के जूते पड़े कि नहीं पड़े? ये बात पता चली एक सेनानायक ताज खां को। किसको? ताज खां था मालवा के महमूद खिलजी प्रथम का सेनानायक। तो बिल्कुल ताज खां ने भरे दरबार में महमूद खिलजी प्रथम को, जो सारंगपुर के युद्ध में अनलिमिटेड फोड़ा कुंभा ने, फिर पकड़ कर भी लेकर गए, जेल खाने में डाला, स्वैग से स्वागत किया और फिर वापस छोड़ दिया। तो सुनो और समझो, उस ताज खान ने भरे दरबार में पूछा महमूद खिलजी प्रथम को, का महमूद खिलजी हम आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे, शर्त यह है कि हम जो सवाल पूछे उनके सही सही उत्तर दोगे।
तो बिल्कुल कहा पूछो क्या जवाब है, और हम शासक है झूठ क्यों बोलेंगे, सच ही उत्तर देंगे। तो कहा ठीक है। तो कहा बताओ आपने सारंगपुर का युद्ध लड़ा? तो महमूद खिलजी ने कहा लड़ा था। तो कहा उस युद्ध में क्या हुआ? तो महमूद खिलजी ने कहा तू कहना क्या चाहता जब तुझे सब पता है तो कहा नो, जो पूछा जाए जवाब दो, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो कहा हमारी हार हुई थी। कहा सुना है आपको बंदी बना लिया था? कहा हाँ बना लिया। कि फिर? तो कहा फिर क्या, जेल में लेकर गए? तो कहा फिर? तो कहा फिर थोड़ा स्वेग से स्वागत किया। कहा सुना है आपकी धुलाई की? तो कहा हाँ भाई की। आगे बताओ? कहा ठीक जिस प्रकार तुम्हारी धुलाई हुई उसी प्रकार गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को भी धोया किसने? कुंभा ने। तो महमूद खिलजी ने कहा क्या बात कर रहा है, इतने दिन तक मेरे ही उदाहरण दिए जाते थे, अब उदाहरण देंगे किसके? कुतुबुद्दीन शाह के। तब ताज खाने का ए भाई तुम दोनों का दुश्मन एक है, क्यों नहीं तुम दोनों मिलकर एक हो जाओ और अटैक करो किस पर? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ स्टूडेंट, दोनों मिलेंगे कौन कौन? कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी। मिलाने वाला कौन है? बोलो। अब ताज खान ने दोनों को मिलाया और दोनों जब मिले तो दोनों ने कहा हम दोनों अटैक करेंगे कौन से वाड़ पर? मेवाड़ पर। और मेवाड़ को जीत कर आधा मेवाड़ तेरा, आधा पास में खड़ा कौन? ताज खा। ताज खा ने दोनों के ये लक्षण देखकर मन ही मन में कहा, राजस्थानी भाषा में कहा गाँव तो बसियो ही को नहीं, मंगता थालिया ले रहा है का। मतलब समझे कि मेवाड़ तो जीता ही नहीं और सारा बांटने की बातें करने लग गए। मुझे तुम्हारे लक्षणों से नहीं लगता कि तुम जीतोगे। और ऐसा ही हुआ। युद्ध कितने हुए? अरे बोलो। 2 युद्ध हुए स्टूडेंट। सेना लेकर गया कुतुबुद्दीन शाह कुंभलगढ़ के समीप, भयंकर युद्ध लड़ा किसने? कुंभा ने, और पराजित किया कुतुबुद्दीन शाह को। और फिर महमूद खिलजी अपनी सेना का पड़ाव डाले बैठा था बदनौर। कहा? बोलो। उसी बदनौर के अंदर कुंभा ने पराजित किया किसको? महमूद खिलजी प्रथम को। और बदनौर के अंदर मंदिर बनाया कुशाला माता का। कौन सी माता? अरे कौन सी माता? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। तो युद्ध कितने? 2। कुंभलगढ़ का युद्ध और बदनौर का युद्ध। कुंभलगढ़ के युद्ध में किसे पराजित किया? कुतुबुद्दीन शाह को। अगर भूल जाओ कि किसने कौन से युद्ध में पराजित किया, अगर भूल जाओ तो सुनो। कुंभलगढ़, कुतुबुद्दीन शाह और कुंभा, इन तीनों का नाम देखो। इन तीनों के नाम का पहला अक्षर कु 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 कुकू कु। पहले याद कर लो, कुकू कु। कुंभलगढ़, कुंभा ने कुतुबुद्दीन शाह को पराजित किया। और फिर पीछे जो युद्ध बचा उसमें पराजित हुआ कौन? महमूद खिलजी प्रथम। लिखो मरो, हेडिंग डालो चंपानेर की संधि। लिखो चंपानेर की संधि 1456। और सन याद करने का तरीका देखो, लिखो अपनी कॉपी में 1456 और 1456 लिखोगे तो देखो 1456 को गौर करके 4 5 6 समझ में आया ना कि संधि कब हुई? तो कह देना 4 5 6 को। समझ में आया? अब लिखो इस संधि के तहत, या सीधा लिखो, पहले रुको। यह संधि मालवा के महमूद खिलजी प्रथम, यह संधि मालवा के महमूद खिलजी प्रथम महमूद खिलजी प्रथम तथा
तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के मध्य कुतुबुद्दीन शाह के मध्य हुई। आगे लिखो। लिख लिया? आगे बढ़ो स्टूडेंट और अगले पॉइंट में लिखो, इस संधि के तहत संयुक्त सेना, इस संधि के तहत संयुक्त सेना ने किस पर आक्रमण किया? मेवाड़ के राणा कुंभा पर आक्रमण किया। मेवाड़ के राणा कुंभा पर आक्रमण किया। कुंभा पर आक्रमण किया। लिख लिया? अब लिखो जल्दी से आगे। आक्रमण किया, सीधा लिखो कुंभलगढ़ का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध। बराबर करके लिख दो, कुंभलगढ़ युद्ध के आगे ही लिखो कुंभा ने कुतुबुद्दीन शाह को पराजित किया। कुंभलगढ़ के युद्ध के आगे ही लिख दो, कुंभा ने कुतुबुद्दीन शाह को पराजित किया। कुंभा ने कुतुबुद्दीन शाह को पराजित किया। लिख दिया? आगे बढ़ो स्टूडेंट। आगे लिखो बदनौर का युद्ध, बदनौर का युद्ध। और बदनौर के युद्ध में लिख लो महमूद खिलजी को पराजित। लिखो जल्दी से, लिखो कुंभा ने महमूद खिलजी को क्या किया? पराजित किया। लिख दिया? अब लिखो कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में, कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में, इस विजय के उपलक्ष्य में इस विजय के उपलक्ष्य में कौन सा मंदिर बनवाया? कुशाला माता का मंदिर बनवाया। कुशाला माता का मंदिर बनवाया। कौन सी शाला? कुशाला माता का मंदिर बनवाया। लिख लिया? अब लिखो, हेडिंग डालो, कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान। ये तो हो गए इसके प्रशासनिक उपलब्धियां। अभी कुंभा ऐसे खत्म थोड़ी होगा, बहुत बड़े राजा थे। लिखो कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान। बताओ स्टूडेंट, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? बोलो। कुंभा ने 84 में से कितने दुर्ग बनवाए? बोलो। 32 दुर्ग बनाए। ये जानकारी कौन देता है? बोलो। श्यामल दास। कौन देता है? कौन से ग्रंथ में? तो पहला ही पॉइंट लिखो, श्यामल दास द्वारा रचित,
श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार कुंभा ने 84 में से कितने 32 दुर्गों का निर्माण व पुनर्निर्माण करवाया, निर्माण व पुनर्निर्माण करवाया। निर्माण व पुनर्निर्माण करवाया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके। इसलिए कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा गया। इसलिए कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का क्या कहा गया? जनक कहा गया। लिख लिया? आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब प्रमुख दुर्ग हेडिंग डाल दो, यहीं पर लिख लो प्रमुख दुर्ग। प्रमुख दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? लिख लो राजसमंद। उसके बाद आगे लिखो अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? रोही ही रोही सिरोही। लिख लिया? आगे लिखो बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ है? बिल्कुल, लिख लो सिरोही। और बैराठ दुर्ग कहाँ है? जयपुर। कहाँ है? जूते पड़ेंगे भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? हाँ, बैराठ देखकर जयपुर मत चला जाना, जयपुर में बैराठ की पहाड़ियां हैं। बैराठ दुर्ग कहाँ? भीलवाड़ा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो स्टूडेंट। कुंभा के दरबारी विद्वान। चलिए अब देख लीजिए स्टूडेंट, क्या होता है और क्या नहीं होता है, सुनना और समझना। कुंभा के दरबारी विद्वान में देख लीजिएगा, बाद में लिख लेना एक साथ, पहले देख लो और समझ लो। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान में सबसे पहले हम लिखते हैं कान्हा व्यास। ये कुंभा का सर्वश्रेष्ठ दरबारी विद्वान था। कौन था? कोई बताएगा आप में से इसने क्या किया था? क्या किया था इसने? याद है? नहीं पता। याद है? कान्हा व्यास ने बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। याद रखिएगा, कुंभा ने एक ग्रंथ की रचना प्रारंभ की।
एक लिंग महात्म्य प्रारंभ किसने की? कुंभा ने। पर कुंभा पूरा नहीं कर पाया उस ग्रंथ को, तो जो शेष बचा ग्रंथ था वो दिया किसको? और कान्हा व्यास को कहा, कान्हा इस ग्रंथ को तुझे पूरा करना। कान्हा ने कहा नहीं, फोगट में काम हम नहीं करेंगे। तो वेतन देकर, क्या देकर? वेतन देकर कुंभा ने पूर्ण करवाया कान्हा व्यास से एक लिंग महात्म्य ग्रंथ। कंप्लीट ना? तो यहां पर पहले देख लो, बाद में लिख लेना। एक लिंग महात्म्य ग्रंथ को क्या किया? पूर्ण किया। कोष्ठक में लिख दोगे प्रारंभ किसने? कुंभा ने। ओके, अब सुनो नेक्स्ट। कान्हा व्यास के बाद बताओ कौन? शारंग व्यास। अब शारंग व्यास जो था कुंभा का कौन सा गुरु था? संगीत गुरु। कौन सा गुरु? ओके, उसके बाद शारंग व्यास के बाद लेते हैं मंडन। कौन था? तो मंडन कुंभा का कौन सा विद्वान? दरबारी विद्वान तथा सावधानी हटी, हाँ, तथा कौन से गढ़ का? कुंभलगढ़ का वास्तुकार। कौन सा कार? अब देखो, दरबारी विद्वान कहा है तो इसका मतलब इसने कोई ग्रंथों की रचना की। कोई बताएगा आप में से? रूप मंडन, वेद मंडन, कोदंड मंडन, प्रसाद मंडन, राज वल्लभ मंडन। ओके, याद रखिएगा और सुन लीजिएगा। मंडन का पुत्र था गोविंद ही था ना? गोविंद ने भी कुछ ग्रंथों की रचना की थी। उदार धोरिणी, कौन सी धोरिणी? और द्वार दीपिका, द्वार पर खड़ी दीपिका। याद करने का तरीका, द्वार दीपिका। ये दो ग्रंथों की रचना की किसने? बोलो। ओके, उसके बाद सुनो, इनका दरबारी विद्वान आशानंद। कौन सा नंद? ये था पुराणों का वादन करता। कौन सा वादन करता? पुराणों का वादन करता। और इसी के वंशजों में हुए चक्रपाणी मिश्र। कौन से मिश्र? और ये चक्रपाणी मिश्र किसके समकालीन थे? प्रताप के समकालीन। ऐसे नहीं कि कुंभा के समकालीन ठोक दो। इनके वंशजों में हुए कौन? चक्रपाणी मिश्र, जो मैं प्रताप के समय तुम्हें वापस पूछूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, उसके बाद तुम याद रखोगे जेता, पुंजा, नापा, पोमा। ये कोई पोए के प्रकार नहीं है, ये विजय स्तंभ के वास्तुकार है। कौन से स्तंभ के? विजय स्तंभ के वास्तुकार। ओके, अब मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर। अब सुनो, अन्नी भट्ट या फिर अत्रि भट्ट, कौन था रे ये? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति क्या की? प्रारंभ की। ओके, उसके बाद महेश भट्ट,
कौन से भट्ट? कौन थे? इधर कौन बोला रहा? आलिया भट्ट के पिता कौन था? कौन सी? छोटी? क्या बात है छोटी, क्या आलिया भट्ट के पिता जूते पड़ेंगे उनकी बात, या कि वो कुंभा के दरबारी विद्वान थोड़ी, वो तो किसी और के ही विद्वान है। महेश भट्ट जो है, इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को, हाँ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया। लिखो जल्दी से, फिर 2-3 विद्वान और जो है उनके बारे में भी लिखाएंगे आपको। लिखो जल्दी से लिखो स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लिखो जल्दी से लिखो स्टूडेंट।
लिख लिया? सर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? अन्नी भटिया अत्रिवट कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति प्रारंभ की, और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण जो किया था इनके पुत्र महेश भट्ट ने किया था। फास्टली लिखो। इधर आगे मर, आगे इधर आ, इधर आ। चक्रपाणी के बाद मिस्र लिखा हुआ है, कहां से मर रहा है? पानी पी के आया, 2 बजे आ गया था, कहां बैठा था? कहां पीछे? पास में कौन बैठा था? मैं कितनी बार आके गया? ये था रे राकेश खड़ो, ये भी अभी आया, इधर मत खड़ो। नहीं, तू लेके आया इनको बाहर से, तो ये 2 बजे आए नहीं थे। काम पूरा है अभी की बोला जो मैंने, चक्रपाणी मिस्र तक। सच बोल दो, लिखा पक्का? मैंने देखा नहीं, तुम सो रहे थे क्या? पक्का? मर जाओ, पक्की बात। मैंने सोचा बेटे बाहर रहो तो फिर के अब आराम से आए हैं कि 15-20 मिनट क्लास जो बची है ले लेंगे, फिर वापस ब्रेक, 1 घंटा और फिर के आ जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर भी और ब्रेक। लिख लिया? अरे लिख लिया? ओके, अब 2-3 विद्वान और बचे हैं, लिख लो जल्दी से। हीरानंद, कौन से नंद? कौन थे रे ये? कुंभा के गुरु। ओके। सोमदेव, सोमदेव कौन थे? कुंभा ने इनको कवि राजा की, नहीं सॉरी, कविराज की क्या प्रदान की? उपाधि प्रदान की। रमाबाई को यहीं पर लिखा दूं? रमाबाई कौन थी? कुंभाबाई कौन थी ये रमाबाई? हाँ, पुत्री। ध्यान रखें इस बात को, कुंभा की पुत्री। विवाह किसके साथ हुआ?
जूनागढ़ के मंडलिक के साथ, किसको बाबूजी आ रहे हैं, मर जाएगा भी, मंडलिक के साथ विवाह के समय चित्तौड़ में कौन सा महल, श्रृंगार चौरी महल बनाया गया? श्रृंगार चौरी महल बनाया गया। उसके बाद लिखोगे अगला पॉइंट, संगीत विद्या में, वादन में क्या थी? निपुण। इसलिए इन्हें इतिहास में कौन सी वरी? वागीश्वरी के नाम से जाना गया, लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिख लो स्टूडेंट। आज उदय सिंह को भी कंप्लीट कर लेना है, हमें महाराणा प्रताप तक पहुंच जाना है लगभग, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? 4 क्लासें आएगी तो बिल्कुल आपका 15 तारीख के पहले कोर्स हो जाएगा। हमारा साथ इतना ही लिखा हुआ था। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, आप 10 दिन 15 दिन जो भी आपका बचा है रेगुलर आओ, ताकि चीज़ें और कंटेंट आपके पास पूरा रहे। और डाउट कोई भी है तो आप बिल्कुल पूछ ले कि सर ये डाउट है, आप थोड़ा बता दीजिए। और फिर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, आपका पूरा हो जाएगा। अब बाकी क्या क्या है? हिस्ट्री है, कोई बात नहीं, अंतिम रण क्षेत्र में हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ ही आपका समाप्त। और बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट जानकर, कहना अंतिम क्लास मेरी बच्ची है और इतने स्टूडेंटों की संख्या, वरना बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैंने और भी काफ़ी बैचेस देखे हैं जो दूसरे टीचरों के सब्जेक्ट की क्लास बाकी रहती है तो उसमें संख्या बहुत नाक के बराबर हो जाती है। जस्ट लाइक आपके जस्ट पीछे ही बैच पटवार वाला, अभी मैं जाके सूचना देकर आया तो मेरे तो होश उड़ गए। वही बैच 1 महीने पहले इधर था, भरा पड़ा था आपकी तरह ही। तो बहुत अच्छा लगा कि आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो। और एक बात ये भी सुन ले स्टूडेंट्स के, फैमिली वालों की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि तुम्हें बार बार कोचिंग करवाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार जब कोचिंग करने के लिए घर वाले भेज देते हैं तो एक ही उद्देश्य रखें कि कोचिंग की क्लास कभी भी ड्रॉप नहीं करें, कंटिन्यू एक बार पूरी कोचिंग करें।
उसके बाद मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। समझ में आया ना? इस बात को ध्यान रखें। तो जो भी आपके 8 दिन 10 दिन बचे हैं, कंटिन्यू आए और कंटिन्यू आकर पूरी जो भी चीज़ें हैं उनको लिखें। और जो मैंने आपको बोला 6 से 7 घंटे कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। कोर्स कंप्लीट होते ही गांव कौन कौन जा रहा है जोधपुर छोड़कर? हाथ खड़े करो, पूरे हाथ खड़े करो। हाँ, जो जा रहे हैं सुन लो। अब आप जो जा रहे हो ना, अच्छे से सुन लेना। गांव चले जाना, पर ध्यान रखना मैंने जो कहा, गांव के अंदर लाइब्रेरी है तो सबसे ही बढ़िया, और लाइब्रेरी नहीं है तो कोई बात नहीं। 7, 8, 10 किलोमीटर दूर अगर नज़दीकी कोई शहर है जहाँ लाइब्रेरी है तो बिल्कुल लाइब्रेरी जाओ, 8 घंटे पढ़ाई करो कंटिन्यू रूप से। वैकेंसी का वेट नहीं करना। वैकेंसी चाहे 6 महीनों में आए, चाहे 3 महीनों में आए, चाहे कल आ जाए। और सरकार का कोई भरोसा नहीं, स्पष्ट कह रहा हूँ। वो 15 दिन में घोषणा कर दे और 2.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम, 3 महीने बाद एग्ज़ाम करवा दे, तो फिर छोरे एक ही बात कहेंगे जो तैयारी करने लगेंगे, हमें समय दे, परीक्षा को, तिथि को आगे बढ़ाए। तो यही तो कह रहा हूँ, ऐसी स्थिति में हमें नहीं आना है। एग्ज़ाम जब भी हो उसके पहले यही सोचना कि एग्ज़ाम होने से पहले और वैकेंसी आने के पहले क्या मैं एग्ज़ाम फाइट करने को तैयार हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखें इस बात को। ओके। और जो जोधपुर में रहेंगे, कौन कौन रहेंगे जोधपुर में? हाथ खड़े करना। मतलब कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी जो जोधपुर में ही रहेंगे, तुम भी सुन लो, स्पष्ट कह रहा हूँ, सफलता हासिल करना चाहते हो तो कोर्स के बाद जितने कितने भी मित्र हैं इनसे संपर्क तोड़ देना। स्पष्ट कह रहा हूँ, स्पष्ट। क्योंकि जितने मित्र होंगे उतने ही तुम डिस्टर्ब रहोगे। कान खोल के सुन लेना। और तुम जो जोधपुर में रह रहे हो, ऐसी लाइब्रेरी ज्वाइन करना जहाँ पर आपका कोई जान पहचान का नहीं हो। रीजन सुनो, क्योंकि जान पहचान का रहेगा तो हम वहाँ पर भी घपड़ी ठोकेंगे, इशारा कर देंगे, पढ़ते पढ़ते और अला चाय पी के आते हैं। बिल्कुल फैक्ट है। वरना कोई भी जान पहचान का नहीं होगा तो वहाँ पर सिर्फ एक ही काम होगा, स्टडी। ध्यान रखना, मित्र लिमिट के रखो। स्पष्ट कह रहा हूँ, यही सफलता के मंत्र है। जिसके मित्र लिमिट के रहेंगे वो डिस्टर्ब कम रहेगा। वरना मित्र ज़्यादा रहेंगे, एक दिन में सपोज करो 15 मित्र है, उसके 5 मित्रों का फ़ोन आएगा, हर मित्र के पास जाएगा, तो बताओ हर एक मित्र से नहीं तो 3 मित्र से भी मिलेगा तो 2-2 घंटे देगा तो 6 घंटे तो ऐसे ही खराब। वरना मित्र कम रखो, मिलो तो शाम को मिलो, वही पढ़ाई करने के बाद आधा घंटा, पौन घंटा। यही सफलता के मूल मंत्र है। और मित्रता फॉरएवर के लिए रखना चाहते हो तो अपने मित्र को भी कहो कि क्यों नहीं यार, ये मित्रता हमेशा के लिए बरकरार रहे, कैसी भी स्थिति बने हमारी मित्रता नहीं टूटे। इसके लिए एक ही चीज है, सफलता। सफल हो जाओगे मित्र तो हमेशा कनेक्टिविटी बनी रहेगी। वरना सपोज करो एक मित्र सफल, एक अनसक्सेसफुल, तो एक मित्र जब फ्री होगा तो दूसरे को फ़ोन करेगा कि ले हम मिलते हैं यार। वो कहेगा यार भाई आज हमारी बड़ी सासू जाती रही तो पिसा को जुगाड़ कर लियो। बिल्कुल फैक्ट है। वरना आप भी सफल, वो भी सफल, तो छुट्टी उसके भी होगी, छुट्टी आपके भी होगी, आराम से मिल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखें इस बात को और बढ़िया पढ़ाई करें। ध्यान रखें, लिखो जल्दी से। हेडिंग डालो, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। और नेगेटिव स्टूडेंट्स और जिनकी संगत है उनसे तो प्योरली, जिनकी गलत संगत है उनसे तो प्योरली अलग रहे।
वरना वो तो लक्ष्य से भटका हुआ है, तुम्हें भी अपने लक्ष्य से भटका देगा, और जब रिजल्ट आएगा तब बड़ा पछतावा होगा कि काश मैं उसके साथ नहीं होता, नहीं होती, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। कब? जब माता पिता की आंखों में आंसू देखोगे तब, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हें दुख तो होगा या नहीं होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। तब तुम्हें फील होगा कि यार मैंने ये क्या कर दिया। ये स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट जो आपकी वैकेंसी अभी गई थी उसमें हज़ारों मैसेज ऐसे आए कि सर मैं पॉइंटों से पीछे रह गया, 1 नंबर से पीछे रह गया, अब मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मैं पढ़ाई करूँ या नहीं करूँ। कान खोल के सुन लेना, ऐसी स्थिति में जाना ही नहीं है हमें तो सीधा सफल होना है। समझ में आया ना? ध्यान रखें इस बात को। अब सुनो, कुंभक के ग्रंथ, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। अब कुंभक के ग्रंथ देख लो स्टूडेंट। नंबर फर्स्ट कौन सा राज? संगीत राज। कितने भागों में रचना? 5 भागों में रचना। नंबर सेकंड संगीत शुदा प्रबंध। और कौन से है? संगीत मीमांसा। नंबर 4 सूड प्रबंध। कौन सा प्रबंध? सूड प्रबंध। नंबर 5 कामराज रतिसार। रसिक प्रिया नामक टीका। चंडी सप्तक टीका। संगीत कर्म, दीपिका और हरिवर्तिका। लिख लो जल्दी से। लिख लो जल्दी से। अब कुंभा का लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इनकी उपाधियां। कुंभा की उपाधियां। लिख लिया सभी ने? लिखो लिखो जल्दी से लिखो।
लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? ओके, अब हेडिंग डालो कुंभक की उपाधियां। फास्ट लिखोगे, मैं बोलूंगा, लिखते रहो। कुंभक की उपाधियां, और कुंभक की उपाधियों में लिखो नंबर फर्स्ट उपाधि। कुंभक की फर्स्ट उपाधि लिखो परम भट्टारक। परम भट्टारक। महाराजाधिराज। महाराजाधिराज बोलेगा कोई नहीं, मैं बार बार बोलता रहूंगा, एक को 2 बार 3 बार बोलता रहूंगा। परम भट्टारक, महाराजाधिराज, राणो रायन, ये सब अलग अलग है, ध्यान रखना। राणो रायन, ये दोनों साथ में, राणो रायन। राणो रायन लिख लिया? राणो रायन। राणो रायन लिख दिया? राणो रासो। राणो रासो लिख लिया? हाल गुरु। हाल गुरु, कौन सा गुरु? हाल गुरु। दान गुरु। दान गुरु। राजगुरु। चाप गुरु। चाप गुरु। चाप गुरु। छाप गुरु। चाप अलग, छाप अलग। चाप गुरु, छाप गुरु लिख लिया? अश्वपति। अश्वपति। गणपति। गणपति। नाटकराज। नाटकराज। नाटककर्ता। हिंदू, क्या? हिंदू सुरतान। हिंदू सुरतान लिख दिया? लिखो नंदीकेश्वर अवतार। नंदीकेश्वर अवतार। धीमान। धीमान। धी धी धीमान यानी बुद्धिमता में निपुण। लिख लिया? लिख लिया ना? ओके, और लिख लो एक शैल गुरु। कौन सा गुरु? शैल गुरु। ये इतनी सी उपाधियां थी किसकी? कुंभक की। लिख लिया? हाँ, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, बस इतनी सी उपाधियां थी, ज्यादा नहीं थी, आराम से याद कर सकते हो। लिख लिया? अब सुन लो, अब क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट, कुंभक को अपने जीवन के अंतिम दिनों में, कौन से दिनों में? अंतिम दिनों में एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था उन्माद। कौन सी? हाँ, उन्माद। उन्माद नामक बीमारी हो गई। उन्माद मतलब मस्तिष्क की बीमारी हो गई। इस कारण ज्यादातर कुंभा अपना समय व्यतीत जो करते थे एकांत में ही करते थे, और ज्यादातर समय कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित, कहाँ बोलो? मामदेव जलाशय पर। कौन से जलाशय पर? मामदेव या मामादेव? तो बताओ मामदेव कहाँ है? शिवाना में, जिसका नाम भांडे लाओ भी बताया था, तो याद रखिएगा। मामादेव जलाशय पर अधिकांश अपना समय व्यतीत करते थे। ऐसी कुंभा का पुत्र था उंदा। कौन था? बोलो? उदा नहीं, उंदा। कौन था? और उसने अपने पिता को ही किया, मतलब मौत के घाट उतारा, और पिता को मारकर बन गया, बोलो,
मेवाड़ के गोहिल वंश और राणा शाखा का पितृहंता। अब पिता को मारा, बाद में थोड़े दिनों तक, दिनों कई सालों तक, 5 सालों तक शासन किया और फिर भाग गया वाह रे वाह मालवा। कौन से वाह? मालवा में इसके ऊपर पड़ी क्या? बिजली। क्या पड़ी? बिजली पड़ी और खुद हो गया। हाँ, ऊंदा ने कुंभक को ऊंदा किया, फिर बिजली पड़ने से खुद क्या हो गया? मतलब याद करने का तरीका, कुंभक का पुत्र उदा। कौन? दूसरा नाम उदयकरण। कौन सा? तीसरा नाम उदय सिंह प्रथम। कौन? चाहे उदा बोल दो, चाहे उदयकरण बोल दो, चाहे उदय सिंह प्रथम बोल दो। इसने मारा अपने पिता कुंभा को। कहाँ? कुंभलगढ़ में स्थित मामा देव जलाशय पर। समझ में आया कि नहीं आया? और बन गया मेवाड़ का पितृहंता। लिख लो जल्दी से। लिखो जल्दी से, स्टार और नोट लगाकर लिखो। कुंभक के पुत्र उदा उदयकरण उदय सिंह प्रथम ने कुंभक के पुत्र उदयकरण कुंभक के पुत्र उदयकरण उदय सिंह व उदा तो लिख लिया ना पहले ही, ने अपने पिता की हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित मामा देव जलाशय कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित मामा देव जलाशय पर की लिख लिया? अरे लिख लिया ना, आगे लिखो। मामा देव जलाशय पर की। इसलिए उदयकरण को अब लिख करके उदय सिंह को मेवाड़ का कौन सा हंता कहा गया? पितृहंता कहा गया। पितृहंता कहा गया। आगे बढ़ो स्टूडेंट, हेडिंग डालो जल्दी से। अगला राजा कौन सा? राइमल। जूते पड़ेंगे ना। 5 साल तक शासन करेगा कौन? उदा। तो लिखो उदा उदयकरण उदय सिंह प्रथम। उदा उदयकरण उदय सिंह प्रथम। लिख लिया? ओके। शासनकाल लिखो 68 से 73। 68 से 73 लिख लिया? अब लिखो स्टूडेंट, एक ही पॉइंट लिखकर खत्म करो। लिखो राइमल ने 1573 ईस्वी में, राइमल ने 1573 ईस्वी में, कौन से मल ने? राइमल ने। अच्छा 1500 बोल दिया मैंने, 1400। बिल्कुल शांतिलाल जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने हमें सही रास्ता दिखाया। लिखो जल्दी से, लिखो। कौन सा फोन है? कौन सा फोन है? सैमसंग का कौन सा?
तू बार बार यूज में ले रहा है, मेरे पास ठीक रही है, मैं छीन लूंगा, मैं ले लूंगा फिर। लिखो जल्दी से, लिखो। राइमल ने 1473 ईस्वी में, कब? 1473 ईस्वी में उदा को पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार किया। सर मानसिंह नडुका कहाँ का था? देखो, मानसिंह नडुका जो था, जिसने तात्या टोपे के साथ गद्दारी की, वो ड्यूटी तो कर रहा था ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर, नरवर में। पर वास्तविक रूप से वो वहाँ का नहीं था, वो था आपके शेखावटी क्षेत्र का। समझ में आ गया ना? तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा मानसिंह नरूका कहाँ था, कहाँ का था। आपको यही पूछेगा कि ग्वालियर के मानसिंह नरूका ने गद्दारी कर तात्या टोपे को 7 अप्रैल 1859 को ग्वालियर के जंगलों से गिरफ्तार करवाया। इस बात को ध्यान रखें। छड़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन से दुर्ग को? कुंभलगढ़ दुर्ग को। कौन से दुर्ग को? सुन लो, एक सवाल पूछा है, एक एक्स्ट्रा जानो। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी और शरण स्थली पूछ ले तो कुंभलगढ़। ओके। मारवाड़ के राठौड़ों की या मारवाड़ की शरण स्थली पूछ ले तो शिवाणा। कौन सा वाणा? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? सुनो और सुनो। अगर आपको पूछे रणथंबोर दुर्ग की कुंजी जाहिंद दुर्ग, कौन सा दुर्ग? जालोर दुर्ग की कुंजी पूछे तो शिवाणा दुर्ग। कौन सा दुर्ग? ये चीजें जो है इनको सीधा कैसे याद करो? सीरीज बनाकर। क्या बनाकर? जैसे यहाँ पर आपने मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ कहा, तो इसके साथ याद करो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना, ताकि ऑपोजिटली दोनों चीजें हमें अच्छे से याद हो जाए। जैसे आप याद करते हो 1931 में शेखावटी क्षेत्र में स्थापना की गई जाट क्षेत्रीय महासभा की, तो साथ में याद करो 1933 में स्थापना की गई मीणा क्षेत्रीय महासभा। समझ में आया कि नहीं? आप अगर याद करते हो कि बूंदी देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944 में हुई, तो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 में हुई। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में हुई। भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना 1929 में हुई। ऐसे पढ़ो। और भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो 1939 में हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो एकदम अच्छे से पढ़ो, कहीं पर कंफ्यूजन होगा ही नहीं। बस एक की तर्ज पर दूसरे को याद कर लो। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना पूछे तो हरिभाई किंकर। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना पूछे तो कन्हैयालाल ढूंढ स्वामी गोपाल दास। ऐसे सीरीजें बनाओ तो चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। लिखो जल्दी से। क्या लिखा आपने? कर लिया? लिखो। मालवा में प्राकृतिक आपदा के तहत, मालवा में प्राकृतिक आपदा के तहत, प्राकृतिक आपदा के तहत बिजली गिरने के कारण, बिजली गिरने के कारण, बिजली गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई? लिख लो। बिजली गिरने के कारण उदा की मृत्यु हुई। हेडिंग डाल दो, कौन सा मल? राइमल। बताओ राइमल की रानी कौन थी? श्रृंगारदे। कौन सी दे? श्रृंगारदे, जिसका विवाह हुआ था आवड़ बावड़ संधि के तहत राव जोधा की पुत्री थी, राइमल के साथ विवाह किया, वही तो राइमल है। उसी श्रृंगारदे ने स्टूडेंट याद रखना चित्तौड़ में, कौन से तोड़ में? गोसुंडी। कौन सी सुंडी?
गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। ओके, और सुनो, इसी राईमल ने मेवाड़ में कृषि को प्रोत्साहन दिया। किसको? और कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु उसने जगह जगह पर जलाशय बनवाए। क्या बनवाए? जलाशय। जलाशय का मतलब तालाबकार सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें 3-4 जलाशयों के नाम याद रखोगे, राम जलाशय, शंकर जलाशय और समया संकट जलाशय। ओके, उसके बाद सुनो, इसी राईमल के धुआंधार और खतरनाक कितने पुत्र थे? नंबर 1 पृथ्वीराज सिसोदिया, नंबर 2 जयमल और नंबर 3 मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह, जिसको तुम सांगा भी कहते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये तीनों पुत्र किसके हैं? राईमल के। किसके? लिख लो जल्दी से, बस ये राईमल खत्म। लिखो, राईमल का शासनकाल 1473 से 1509। 1473 से 1509। पहला ही पॉइंट लिखो, राईमल की रानी श्रृंगार देने चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। लिख लिया? आगे बढ़ो स्टूडेंट, और अगले पॉइंट में लिखो, गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। अगले पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर लिखो, राईमल ने मेवाड़ में कृषि को प्रोत्साहन दिया। राईमल ने मेवाड़ में कृषि को प्रोत्साहन दिया तथा कृषि को प्रोत्साहन दिया तथा राम जलाशय, शंकर जलाशय तथा समया संकट जलाशय का निर्माण करवाया। बताओ इनके पुत्र कितने थे? बोलो, बिल्कुल लिखो, इनके 3 पुत्र थे। तीनों के नाम लिखो। फर्स्ट पृथ्वीराज सिसोदिया, सेकंड जयमल और थर्ड कौन? राणा सांगा या संग्राम सिंह। ओके, चलिए स्टूडेंट, ओके, जल्दी से आ जाइए, फिर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं।